हेलो नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर कुलदीप कुमार ग्रोवर। आई एम ए पल्मोनोलॉजिस्ट एट सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्यों होता है, कारण क्या है, एकदम कैसे हो गया, क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस जैसे कि दोस्तों, पल्मोनरी फाइब्रोसिस मीन्स जैसे कि स्कारिंग हो जाना लंग्स के अंदर। स्कारिंग इन द लंग्स बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस काइंड ऑफ प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें अवेयरनेस एंड पता होना चाहिए कि ऐसी समस्या एकदम कैसे हुआ। मोस्ट कॉमनली स्कारिंग इन लंग्स की यहाँ एजिंग इन लंग 50s के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि ये डिजीज एडवांस हो जाता है अगर आपको नहीं पता है। सिम्टम्स सिम्टम्स इनिशियली अगर आपको कोई भी पेशेंट है 50s के बाद अनयूजुअल टायर्डनेस है, पहले ब्रेथलनेस से शुरू होता है कि आपको नॉर्मल वॉक करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो आपको ब्रेथलनेस शुरू हो जाता है। तो उसमें अगर कोई भी ब्रेथलनेस अनयूजुअल आपको ज़्यादा है और थकावट है तो आपको डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। क्यों? पल्मोनरी फाइब्रोसिस आज के रोज़मर्रा की लाइफ में, अर्बनाइजेशन में, इतनी सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में और एनवायरमेंटल स्मोक सब इनहेल करने की वजह से हमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है दोस्तों। क्योंकि अराउंड 10 साल पहले देखा गया तो इतना कॉमन नहीं था। हम लोग ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स में देखते थे इसको, जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड से आते थे या कोई ऑक्यूपेशन में। बट आजकल पल्मोनरी फाइब्रोसिस नॉर्मल पॉपुलेशन जो कि आती है कि हमें सांस नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, उसका ट्रीटमेंट हमें बताइए। हमें लगा नॉर्मल फिजिशियन है, हमें बताया कि हाँ कुछ ब्रोंकाइटिस है या कुछ हमें सांस रिलेटेड वेट से है। हमने सब कुछ साधन अपनाए बट हमारी समस्या ठीक नहीं हो रहा है। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट हम डायग्नोज करते हैं, बहुत ही इजी टू डायग्नोज है। बट पहले इजी रिकॉग्निशन है कि हाँ पहले हमें प्रेजेंट सबसे पहले स्पेशलिस्ट के पास जाना है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस दोस्तों कैसे डायग्नोज करते हैं? पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सिम्टम देखते हैं, हरारत, थकावट, सांस फूलने में सब कुछ, कार्डियो वर्कअप सब कुछ नेगेटिव है, उसके बाद भी सांस फूलता है। सब ट्रीटमेंट दे चुके हैं, कार्डियोलॉजी तरफ से सब नेगेटिव है। फर्स्ट फॉरमोस्ट टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग पॉपुलेशन में भी, दैट इज नोन एज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री। बहुत ही इजी टेस्ट है। अगर आप स्ट्रॉन्ग है फाइब्रोसिस को, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से आप डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लंग कैपेसिटी चेक होती है। बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसमें कई बार 6 सेकंड तक आपको एक्सहेल और इनहेल करना है, तो यंग बच्चे और ओल्ड एज वाले नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उसके लिए हमारे पास अलग माध्यम है कि हम उसमें फोर्स ऑस्किलोमेट्री टेस्ट करते हैं, जिसको हम FOT बोलते हैं। सो उससे डायग्नोज करते हैं। और किसी से भी डायग्नोज नहीं हो पाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, FOT नॉर्मल है, तो बेस्ट पैथोग्नोमोनिक जिसको बोला जाता है कि यही कारगर टेस्ट है पल्मोनरी फाइब्रोसिस को पकड़ने का, वो है HRCT स्कैन, दैट इज CT स्कैन ऑफ चेस्ट। अगर हम उसको अर्ली भी कराएं, क्यों, अगर हमारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम उसको अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। दोस्तों पल्मोनरी फाइब्रोसिस बहुत प्रकार से रहता है। कई बार कनेक्टिव टिश्यू जिससे गठिया रोगों में हो जाता है, कई बार इडियोपैथिक, हमें पता नहीं कैसे हो गया, कई बार इन्फेक्शन से रिलेटेड, TB बहुत कॉमन है इंडिया में, उसकी वजह से भी होता है। उन सारी बीमारियों में पल्मोनरी फाइब्रोसिस का ज़्यादा ट्रीटमेंट का योगदान और सफलता पेशेंटों में नहीं आती है। बट हाँ, जब आपको नहीं पता है कि इडियोपैथिक है, उसके अंदर प्रोग्रेशन तो फाइब्रोसिस का ज़्यादा है, बट सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट हैं, एंटीफाइब्रोटिक टैबलेट हैं, जो कि काफ़ी स्टडीड करने के बाद मार्केट में उतारी गई हैं। हम उनको पेशेंट्स को इनिशिएट करते हैं काउंसलिंग के बाद। अर्ली अगर हम डायग्नोज करते हैं और अर्ली एंटीफाइब्रोटिक और एंटीऑक्सीडेंट्स चालू करते हैं अलोंग विद पल्मोनरी रिहैब, मतलब कि लंग्स की एक्सरसाइज के साथ, तो हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस को कंट्रोल कर लेते हैं, माध्यम से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं। अगर हमारी एक्सिलरेटेड लंग डेक्लाइन है कि हम 60 और 65 साल से बहुत ज़्यादा ऊंचे हो गए, तो लंग एज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, तो उसमें भी हम रैपिड जो लंग डिटोरिएशन है उसको भी हम कंट्रोल कर देते हैं सर्टेन मेडिसिन से। क्यों? क्योंकि अगर ये 80 से अबव डायग्नोज होता है तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस का जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो कई बार नहीं शूट करता है ओल्ड एज में। इसलिए दोस्तों जब भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस लेस देन 40 ईयर्स में डायग्नोज होता है तो सीरियस कंसर्न है। क्यों? उसके लिए ट्रीटमेंट माध्यम बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
फिर भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस रेस्पॉन्ड नहीं करता है, मोर देन 80-90% लंग इन्वॉल्व हो गया, अगर रेयर टू रेयर केस में हम ऑक्सीजन पे आ गए, तो अर्ली रिकॉग्निशन है और अर्ली एज है, फिट हम कैंडिडेट मिल जाते हैं, तो पोटेंशियल डोनर होते हैं लंग ट्रांसप्लांट के, जिसमें हम अर्ली लंग ट्रांसप्लांट और अर्ली सेवियर ऑफ लाइफ हो सकता है। इसलिए दोस्तों, जब भी अगर आपको सस्पिशन है लंग फाइब्रोसिस और लंग जितना भी है, इसको हम अर्ली ऐसे नॉर्मल पब्लिक में नहीं डायग्नोज कर सकते हैं, आपको स्पेशलिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट हम जैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसमें। क्यों? क्योंकि हम जल्दी जैसे डायग्नोज करेंगे तो ट्रीटमेंट और ऑप्शन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। थैंक यू फॉर दिस पेशेंस हियरिंग। थैंक यू सो मच।